नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा संवाद और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। 10 जनवरी से देश भर में रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है। अगर आंकड़ों के लिहाज से अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान में हर एक गुजरते मिनट के अंदर एक ना एक एक्सीडेंट होता है। हर गुजरते 4 मिनट के अंदर एक भारतीय को रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगर हम बात करें साल 2014 की तो लगभग 4,90,000 रोड एक्सीडेंट दर्ज किए गए हैं, जिनमें 1,38,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग जान गंवाते हैं उनमें से 1/3 से ज़्यादा वो लोग हैं जो युवा हैं, 15 से 25 साल। तो जाहिर सी बात है, ये आंकड़े बताते हैं कि समस्या कितनी बड़ी है। इसीलिए मिशन मोड में इस मुद्दे पे काम करने की भी ज़रूरत है। तो इस बार रोड सेफ्टी को लेके टाइम फॉर एक्शन मिशन का नाम दिया गया है और आखिर किस तरीके से इस मुद्दे पे काम किया जा रहा है, बात करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, बहुत स्वागत है सर दूरदर्शन न्यूज़ पे। सर, आप लोगों ने जो इस समस्या के निदान को लेके रोड सेफ्टी वीक और टाइम फॉर एक्शन रखा है, तो क्या प्लान ऑफ एक्शन तय किया है, कैसे इस समस्या से निजात पाएंगे? सर, ये जो कार्य हो रहा है ये अनेक प्रकार का है। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं और करीब 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। मैंने अभी एक जगह सुना, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, स्वीडन में पूरे साल भर में एक व्यक्ति की मौत केवल एक्सीडेंट में हुई है। हमारे देश में इसमें कम से कम 60,000 करोड़ का नुकसान होता है, विच इज़ इक्वलेंट टू 2% ऑफ GDP, मोर देन दैट। और मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है और इसलिए हमने ये तय किया कि ये एक्सीडेंट कैसे कम हो। इसमें 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वर्ल्ड में सबसे आसानी से हिंदुस्तान में मिलता है और इसलिए हमारे देश में 30% लाइसेंसेस ऐसे जो बोगस है। अब इसको हम जन धन योजना के साथ जोड़कर इसके लिए ड्राइविंग सेंटर्स, ड्राइविंग लाइसेंस देने वाली इंस्टीट्यूशन प्राइवेटली खोल रहे हैं, जहाँ कंप्यूटर परीक्षा लेगा और कंप्यूटर आपको फेल या पास डिक्लेयर करेगा, आप गाड़ी चलाओगे और उसके बाद में फिर स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाएगा, फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यही है कि इसी प्रकार के करीब 3 से 4 हज़ार इंस्टीट्यूट ग्रामीण क्षेत्र में हम खोलेंगे और वही फिटनेस सर्टिफिकेट और पोल्यूशन सर्टिफिकेट वही देंगे और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी करेंगे और ड्राइविंग का भी ट्रेनिंग देंगे। और इस प्रकार के अभी देश में हमारे 22% ये ड्राइवर का शॉर्टेज है और अभी हमने कुछ निर्णय ऐसे किया है कि उनके आवर्स भी निश्चित किए हैं, तो स्वाभाविक रूप से और संख्या में रोजगार मिलेगा। और हमने ये भी तय किया है कि ट्रक में जो ड्राइवर की केबिन होती है वो एयर कंडीशन होनी चाहिए ताकि उसको कंफर्ट्स मिलने चाहिए। कभी कभी वो डिस्टर्ब होने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण भी स्वास्थ्य, मनस्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो इसलिए ये चिंता कर रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार से करें। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो रोड इंजीनियरिंग की है। अनेक जगह अंडरपास चाहिए, फ्लाईओवर्स चाहिए, रोड की कर्व्स जो है वो सुधारना है, पेड़ बीच में आए हुए हैं, कई अतिक्रमण आया हुआ है और इसके कारण एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं। महाराष्ट्र में जब मैं मंत्री था तो एक जयसिंहपुर बाईपास करके पुणे कोल्हापुर पर एक स्पॉट था, वहाँ 150 लोग मर गए। फिर हमने उसको इम्प्रूव किया और इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं पूरे राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को, मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि आपके राज्य में एक्सीडेंट पिछले 10 साल में जहाँ जहाँ हुए हैं वो एक्सीडेंटल स्पॉट आप आइडेंटिफाई करो और उसका कारण क्या है वो ढूंढो। अगर रोड इंजीनियरिंग कारण है तो उसको सुधारो। तो दूसरा, रोड में सुधार, रोड की जो विशेष रूप से दिक्कत है उसको सुधारना, उससे ट्रैफिक जाम भी कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा और एक्सीडेंट भी नहीं होंगे। दूसरी ओर ड्राइविंग लाइसेंस को देना और तीसरा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हम लोग कुछ सुधार कर रहे हैं जिसमें विशेष रूप से कुछ नए टेक्निक्स के कारण हम लोग एक्सीडेंट टाल सकते हैं, क्या इसकी कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम स्कूल बच्चों के लिए एक्सीडेंट के बारे में कैसे नुकसान होता है, रूल्स ऑफ द रोड के बारे में उनको जानकारी देना, इसका महत्व उनको ये करना। इसके लिए हमने ब्रांड एम्बेसडर भी तैयार किए, बहुत सी प्राइवेट कंपनी भी इसमें इनिशिएट कर रही है, टीवी के कैंपेन भी चल रहे हैं। स्कूल के जो हमारे लेसन्स हैं जो 5वीं से 10वीं तक चलते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम रोड सेफ्टी रूल्स ऑफ रोड या इसके बारे में जानकारी भी हम लोग बच्चों को देंगे ताकि नए नागरिक जो है वो इसके प्रकार से शिक्षित होकर तैयार हो। आपने जो तमाम बातें कही, इनमें से बहुत सी चीज़ों पे काम कर रहा है, कुछ आपकी सरकार के आने बाद आप लोगों ने शुरू किया, लेकिन समस्या आती है कि चीज़ों को बेहतर तरीके से ज़मीन पे उतारा कैसे जाए। जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती तो कई बार राज्य सरकारों का भी रोल उसमें आता है। वहाँ पर जब एक तरीके से दिक्कत महसूस होती, उसको कैसे सख्ती से लागू किया जाएगा? आपने बोगस
ड्राइविंग लाइसेंस की बात की 30% के आसपास, तो इस सब चीज़ों को रोकने का मैकेनिज्म टाइम बाउंड। देखिए, हम लोग ट्रांसपोर्ट में जो सिस्टम है उसको करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड और विशेष रूप से इसमें किसी प्रकार के रेट टेपिज्म से मुक्त करना चाहते हैं। जो नेशनल परमिट है, वो राज्य के परमिट है, वो सब इंटरनेट पे घर बैठे मिल जाए, बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो जाए, ड्राइविंग लाइसेंस भी कंप्यूटर टेस्ट करें। तो धीरे धीरे जो चेक नाका है वहाँ बहुत भ्रष्टाचार होता है, उसके बारे में भी हमने किया है। कुछ राज्य सरकारों को हमने इसके बारे में अवगत किया है। रोड सेफ्टी बिल के बारे में अवगत किया है। एक रोड सेफ्टी अथॉरिटी बनाने का हमारा प्रस्ताव कैबिनेट के पास है, बिल भी हमारा है। कुछ राज्य सरकारों में ये गलतफहमी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जिनकी थी उनने फैलाई कि ये विषय कॉन्करेंट लिस्ट में है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये फैलाने की कोशिश की गई कि केंद्र कुछ अधिकार लेना चाहते हैं। हम अधिकार लेना नहीं चाहते। हम भ्रष्टाचार मुक्त, ट्रांसपेरेंट और रिजल्ट ओरिएंटेड टाइम बाउंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। हम ड्राइविंग में साइंटिफिक अप्रोच से ट्रेनिंग देना चाहते हैं और हम लोग एक्सीडेंट को कम करना चाहते हैं, लोगों की जान बचाना चाहते हैं। और धीरे धीरे मैंने और भी एक निर्णय किया है कि हमारे देश में व्हीकल्स की संख्या रोज बढ़ रही है, हर साल 12% बढ़ती है और इसलिए 18 करोड़ अभी हो गए हैं। तो हमने ये तय किया है कि हम नेशनल हाईवे की लेंथ बढ़ाएंगे। जो 96,000 किलोमीटर था उसको 1,50,000 कर रहे हैं और नेशनल हाईवे में हम एक्सप्रेस हाईवे भी बना रहे हैं, एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और जहाँ 10,000 PCO का ट्रैफिक है वो अभी होने वाला है, उसको भी हम लोग 4 लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो हमने निर्णय किए हैं उसके कारण आने वाले 5 साल में हम कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए के रोड बनाएंगे। ऑलरेडी हमने करीब 1.25 से 1.5 लाख करोड़ के रोड के काम दे दिए हैं और इसलिए मेरा विश्वास है कि रोड की विड्थ को बढ़ाना, 1 लेन की जगह 2 लेन, 3 लेन करना, 3 लेन की जगह 4 लेन करना, 4 लेन की जगह 6 लेन करना, ट्रैफिक की डेंसिटी देखते हुए। फिर रोड के बाजू में हम लोग विशेष रूप से 50-50 किलोमीटर पर हम लोग एक वहाँ रोड साइड एमिनिटीज़ खोल रहे हैं। उसका नाम है हाईवे विलेज, जिसमें पेट्रोल पंप होगा, गाड़ी आप सुधार सकते हैं, वहाँ होटल होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, एक छोटा हॉस्पिटल होगा और वहीं गांव के लोग अपने फ्रूट्स वेजिटेबल वहाँ बेच सकते हैं। कुछ एंटरटेनमेंट की बातें होगी, हेलीपैड होगा, अगर एक्सीडेंट होगा तो आप हेलीकॉप्टर वहाँ उतार के तुरंत उनको लेकर जा सकते हैं, तो जान बचा सकते हैं। तो ऐसी अनेक बातों का हमने प्रावधान किया। ऐसे 1200 रोड साइड एमिनिटीज़ बना रहे हैं। दूसरी ओर रोड के बाजू में हम पेड़ लगा रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में 1% हम पेड़ लगाने के लिए रख रहे हैं। हाईवे का जो कॉन्सेप्ट की बात आप लोगों ने, हाँ, तो उसमें ऐसा है कि जो रोड के बीच में पेड़ आते हैं उनको हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। एक साइड में करेंगे और उसको ग्रीन हाईवे में कन्वर्ट करेंगे, बीच में फ्लावर्स होंगे। ये सब इन्वायरमेंट ड्राइवर को उसकी मनस्थिति को, उसकी टेम्परामेंट को प्लीजेंट समझ देगा, जाहिर सी बात है। आप बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में इस बात का जिक्र किया था कि जब कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे शुरुआती जो 50 घंटे वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का हम एक मैकेनिज्म डेवलप कर सकें कि हम उनको असिस्ट कर सकें अगर कोई एक्सीडेंट ऐसा होता है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। सुझाव आया, अभी ऑलरेडी हमने एम्बुलेंसेस रखी है। कुछ जगह पर मोटरसाइकिल पर कुछ ट्रेन देकर कुछ लड़कों को जो इस प्रकार के आरोग्य रक्षक रहेंगे, जो तुरंत वहाँ जाएंगे और कैसे उठाना, उसको फोल्ड नहीं करना, वो सब बातों की चिंता करें और इनिशियल कुछ उपचार कर सकेंगे, ऐसा भी सुझाव आया है। और हम सोच रहे कि धीरे धीरे हम लोगों की जान कैसे बचाएं। और इसलिए मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कितने ज़्यादा रोड बनाऊँ ये तो है ही, पर इससे भी ज़्यादा मैं कितने लोगों की जान बचा सकता हूँ, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आप जब लोगों की जान बचाने का जिक्र कर रहे हैं तो जो आंकड़े बताते हैं, सरकारी आंकड़े इस बात का कि जो रोड एक्सीडेंट के सबसे ज़्यादा कारण है उनमें से 78% के आसपास ड्राइवर्स की गलती होती है, 1.5% के आसपास ये कहते हैं कि साहब रोड की। इसीलिए जो नया एक्ट जब पास हो जाएगा तो मेरा विश्वास है कि इसके कारण बहुत सी अड़चनें दूर हो गई। जी, दोपहिया वाहन सबसे ज़्यादा एक तरीके से शिकार होते हैं इन सारी चीज़ों को लेके, हेलमेट का प्रयोग होना ना होना, इनको लेके होना तो किस प्रकार के स्टैंडर्ड को फॉलो करना, इस पे सख्ती नज़र नहीं आती। अभी कोरिया में एक लाइट हेलमेट बना हुआ है, उसका वजन बहुत हल्का है। हम कोशिश करें कि उसमें भी इम्प्रूवमेंट करें। दूसरी बात ऐसी है कि जैसे ट्रक है, 2 चक्के के बीच में एक ओपन प्लेस रहती है, वहाँ बीच में मोटरसाइकिल चली जाती है, तो हमने उसको अब ऑर्डर निकाला है कि उसमें एक एंगल फ्रेम रहेगी ताकि कोई गाड़ी ट्रक के नीचे नहीं जा सके, ट्रेलर के नीचे नहीं जा सकेगी। तो हम लोग सुधार लगातार कर रहे हैं, लोगों से हमने सुझाव लिए हैं और हमने USA, UK, फ्रांस, जर्मनी और सिंगापुर सब जगह का अध्ययन किया वर्ल्ड बैंक के सहयोग से और उसके आधार पर हमने नया मोटर व्हीकल एक्ट बनाया है
और उन सब सुधारों को स्वीकार करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर हम ये एक्ट बना रहे हैं, और जिसके कारण मेरा विश्वास है कि हर जगह पर हम ट्रैफिक सिग्नल डाल रहे हैं, वो ऑटोमेटिक सिग्नल्स होंगे और वही कैमरे होंगे। और अगर आपने कोई वायोलेशन किया, चाहे आप नेता रहे, अभिनेता रहे, पत्रकार रहे, वो इमेज उसमें से फ़ोटो आ जाएगा, तो तुरंत 24 घंटे के अंदर उसके घर में फ़ाइन होगा और उसको भरना पड़ेगा। जी, अभी आप ब्राज़ील भी गए थे इंटरनेशनल रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में, आपने वहाँ शिरकत भी की, आपने तमाम बातें भी कही। जिस प्रकार के आंकड़े हैं उसको लेके वहाँ पे भारत के प्रति चिंता भी व्यक्त की गई कि साहब आपको और बेहतर काम करके दिखाना है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को, चीज़ों को लागू करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, इसको लगता है कि टाइम बाउंड तरीके से कैसे करेंगे क्या, और यूएन के और ज़्यादा दबाव, क्योंकि तो इसमें हमने भारत सरकार की ओर से गतिशीलता दी है। हमारी अड़चन ये कि ये लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में होने के कारण राज्य सरकार के सहयोग के बिना हम इसको अमल नहीं कर सकते, और इसलिए राज्य सरकार लोगों की जान बचाने के लिए और विशेष रूप से हमारी जनता की सुरक्षा के दृष्टि से इन सब बातों की तरफ देखकर हमें सहयोग करे, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। हम उनके कोई अधिकार लेना नहीं चाहते, हम दोनों मिलकर इस रोड सेफ्टी पर लोगों की जान बचाना चाहते हैं, और हम दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं। यूएन के नॉर्म्स के तहत इस बात का भी जिक्र है कि आने वाले सालों में जो एक्सीडेंट की जो घटनाक्रम है या नंबर्स है उनको 50% तक कम करना है। इन सारी चीज़ों को लागू करने के लिए, उस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए आपको बहुत मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। देखिए, ये तो मैं आज कह नहीं सकता, पर मेरा विश्वास है कि 1 साल के बाद, यानी इस मार्च के बाद अगले आने वाले मार्च तक हम इस संख्या को कम से कम 50% लाएंगे, कम करेंगे। क्योंकि हमने जो आइडेंटिफाई किया एक्सीडेंट के स्पॉट्स, एक ही स्पॉट पर 100 लोग मरे हुए हैं। तो मैं फिर से अपील करता हूँ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अपील करता हूँ, राज्य सरकार को अपील करता हूँ, नेशनल हाईवे में हमने स्पेशल प्रोविज़न की है, और और जनता से अपील करता हूँ कि जहाँ बार बार एक्सीडेंट हो रहा है उसका जिक्र आप हमारे वेबसाइट पर जाइए और हमें उस स्पॉट के बारे में आप जानकारी दीजिए। मैं खुद अब उसका मॉनिटरिंग करने वाला हूँ और उस स्पॉट को इम्प्रूव करूँगा। दिल्ली में हमने इसके बारे में अध्ययन करके कुछ स्पॉट ट्रैफिक जाम और एक्सीडेंट के निकाले हुए हैं, जल्दी उसका प्रोग्राम बड़े प्रमाण पर हम कर रहे हैं। नेशनल हाईवे पे जहाँ बीओटी प्रोजेक्ट है और वहाँ पर कोई अंडरपास बनाना संभव नहीं है, तो हमने बजट से पैसा खर्चा करके वो करने का तय किया है। जैसे दिल्ली में हीरो होंडा की जगह पर हम लोग फ्लाईओवर बना रहे हैं, गुड़गांव में 2 अंडरपास बना रहे हैं। वो बीओटी प्रोजेक्ट वाले नहीं कर सकते, वायबल नहीं है, तो हमने हमारे पैसे से करने का निर्णय किया है। इसके पीछे भावना यही है कि पैसे की बात नहीं, हम लोगों की जान बचाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जी बिल्कुल, हम ये बात जारी रखेंगे नितिन गडकरी साहब से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जितनी बड़ी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर मिशन मोड में काम करना ज़रूरी है। इस छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार नितिन गडकरी जी से चर्चा जारी रहेगी। रोड सेफ्टी को लेकर जो टाइम फॉर एक्शन की जो बात की जा रही है उसमें और क्या कुछ चीज़ें शामिल हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सीधा संवाद। आज हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी साहब मौजूद हैं और रोड सेफ्टी पे हम बात कर रहे हैं। सर, आप जो बात कह रहे थे किस तरीके से पूरी कोशिश है कि 1 साल में बहुत कुछ एक आमूलचूल परिवर्तन ला के रखेंगे। रोड डिज़ाइनिंग को लेके या इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से हम क्या सीख रहे हैं कि हम आज की समस्या का समाधान नहीं बल्कि एक विजनरी सोच के साथ में 50 और 100 साल के बारे में सोच सकें, क्योंकि स्मार्ट सिटी का भी आपकी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इन सारी चीज़ों को समग्र तरीके से क्या शामिल करने की भी कुछ बात चल रही है? देखिए, कुछ लॉन्ग टर्म उपाय है, कुछ मिड टर्म उपाय है, कुछ इमीडिएट एक्शंस है। लॉन्ग टर्म उपाय में हमने तय किया सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाएंगे, 2 लेन को 4 लेन करेंगे, 4 लेन को 6 लेन करेंगे, एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे। जैसे दिल्ली से मेरठ जाने के लिए जिसका अभी हमने उद्घाटन किया है, उसमें हम लोग अभी 3 घंटा लगता है, वो 40 मिनट में लेके जाएंगे, 40 से 45 मिनट में। एक्सिस कंट्रोल है, एक तरफ ऐसी लेन बनाई गई है कि जो पूरी तरह से उसके कंपाउंड वॉल दोनों बाजू में है, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई सिग्नल नहीं, डायरेक्ट आप निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है ये नई बातों करने से भी जो ट्रैफिक जाम था वो नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होंगे, टक्कर नहीं होंगी।
सिग्नल्स को भी हम लोग स्पेशली डिज़ाइन कर रहे हैं और ब्रिजेस को भी बढ़ा रहे हैं, उसकी भी चौड़ाई बढ़ा रहे हैं। कुछ जगह रोड बड़ा है, ब्रिज छोटे हैं, कुछ जगह ब्रिज बड़ा है, रोड छोटे हैं, कुछ जगह बीच में पेड़ आए हुए हैं, कुछ जगह कर्व ऐसी हुई है कि जो उसके कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है हमने इसका सीरियस अध्ययन करके इसको सुधारने की कोशिश शुरू की है। मेरा विश्वास है कि 1 साल में इसमें काफ़ी अच्छा काम होगा। पर एक बात मैं आपको नम्रतापूर्वक बता देना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा काम है और ये करते ही रहना पड़ेगा। ये एकदम सब कुछ काम हो जाएगा ऐसा दावा मैं करता भी नहीं और उतना संभव भी नहीं है। पर इसके साथ साथ हम स्पीड से सुधार के कार्यक्रम करें, जनता का सहयोग मिले और नई जनरेशन जो बच्चे हमारे उनको रूल्स ऑफ रोड के बारे में, उनको ट्रैफिक के सेंस के बारे में, और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ट्रैफिक सिग्नल्स और ये कैमरे बिठा रहे उसके बारे में, जो स्मार्ट सिटी जैसे बना रहे हैं, इन सब बातों को लेकर मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर कोई वायोलेशन करता है तो निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। दूसरी भी एक समस्या है, आजकल रोड का उपयोग पार्किंग के लिए हो रहा है और मैं गंभीरता से सोच रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर वो रोड पर खड़ी हुई गाड़ी का फ़ोटो निकाल कर हमको भेजता है तो उस गाड़ी को भी फाइन होगा और उसमें से 10% अवार्ड जो फोटो निकाल के लाएगा उसको हम देंगे। और इसलिए विशेष रूप से शहरों में दुकानों ने, बिजनेस, बैंक वालों ने अब पार्किंग बनाना चाहिए। अगर रोड पर गाड़ियाँ खड़ने की प्रवृत्ति रहेगी तो उसके ऊपर भी सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसके कारण भी एक्सीडेंट होते हैं। अभी कई ढाबा होता है तो ट्रक बीच में खड़ा रहता है अंधेरे में, उसको लाइट भी नहीं रहती पीछे में, तो जाके डैश हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं अगर ढाबा है, होटल से, मोटल से, उसको पार्किंग बनाना पड़ेगा। रोड पर किसी प्रकार के व्हीकल को खड़ा करना, इसको गुनाह मानकर उसके ऊपर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करने का निर्णय हम करेंगे। इसके कारण भी निश्चित रूप से उपयोग होगा। दूसरा, इसमें बहुत इंक्रोचमेंट होती है। मैं लोगों से अपील करता हूँ, ये आपके हित में है। और चाहे कहीं भी मंदिर होती, कहीं मस्जिद होती, कोई गुरुद्वारा होता, कोई ऐसी कोई बिल्डिंग होती है, हम उसको जगह देने के लिए तैयार है, पर रहे हम मदद करने के लिए तैयार है, पर लोगों की जान बचाने के लिए इन सब बातों के लिए हमको सहयोग करें। पहले नेशनल हाईवे पर ये काम करेंगे, फिर राज्य सरकार को मैं अपील करूंगा कि वो स्टेट हाईवे पे ये काम करें और स्वाभाविक रूप से सिस्टम को बदले। जैसे अभी टोल के लिए खड़ा होना पड़ता है, अभी हमने हमारा सिस्टम में ई टैग हमने तैयार किया। ई टैग, वो ई टैग ऐसा है कि आपको कहीं रुकना ही नहीं पड़ेगा, वो फोटो निकलेगा। जैसे आप मोबाइल फ़ोन के लिए चार्ज करते हो वैसे आपका टैग चार्ज होगा और आपको कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। जी, आपको लगता है कि आपकी जो पिछली एनडीए की सरकार थी वाजपेयी जी के समय में, वो आज उसको दशकों बाद याद किया जाता है कि साहब उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस प्रकार की जो चीज़ें शुरू की, तो उसका दशकों तक फ़ायदा अभी भी मिलता नजर आ रहा है। वर्तमान में इस प्रकार की कुछ बड़ी और बृहद सोच के साथ में आप और आपका मंत्रालय, आपकी मोदी सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिसको कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से बड़े तौर पर? देखिए, जब ये योजनाएं बनी, प्रधानमंत्री सड़क योजना और राष्ट्रीय महामार्ग की, तब महाराष्ट्र में मैं मंत्री था जी, और मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे 55 श्रेय आपको ही जाता है और वर्ली भादरा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया। तो वाजपेयी जी ने मुझे बुलाकर मेरी अध्यक्षता में कमेटी स्थापन की थी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, जो मैंने तैयार की थी। और उसके साथ राष्ट्रीय महामार्ग की भी 4 लेन में रूपांतरित करने की योजना तैयार की और जिसमें डीजल पेट्रोल पे सेस लगाकर पैसा खड़ा करना और उसके आधार पर ही योजना के द्वारा काम करना, ये सुझाव उस समय मेरे कमेटी में रिपोर्ट में वाजपेयी जी को दिया था जी। तो स्वाभाविक रूप से मेरा इंटरेस्ट है। आने वाले समय में हम लोग भारतमाला प्रोजेक्ट ले रहे हैं, जिसमें हम लोग ट्राइबल और पिछड़े क्षेत्र के लिए हम लोग विशेष रूप से राष्ट्रीय महामार्ग बना रहे हैं। रिलीजियस टूरिज्म में बना रहे, बुद्ध सर्किट 1000 किलोमीटर का बना रहे हैं। उधर हम लोग गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ को 11,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं। वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, लैंडस्लाइडिंग होता है, बहुत जगह टनल्स बना रहे हैं। अब कश्मीर में हम लोग 10,000 करोड़ की भी टनल बना रहे हैं, उसका अगले आने वाले समय में प्रधानमंत्री के हाथ से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो ऐसी अनेक चीज़ें हमने की हैं और वो लगातार चीज़ें करके हम लोगों को कैसे राहत मिले इसकी कोशिश कर रहे हैं। पर काम बहुत है जी, काम बहुत है सर। इसमें एक बड़ी समस्या ये भी आती है कि जब आप सड़कों के लिए आपको जगह चाहिए, ज़मीन अधिग्रहण का भी एक मामला आता है, वो एक बड़ी समस्या बनी। अभी मामला वैसे नहीं है। अभी हमारी सरकार ने ये तय किया है कि जो जिलाधिकारी या काला जो भी रेट निकालेंगे उसमें से रूरल एरिया में 1:4, पहले ये 1:4 था, अब 1:4 यानी 4 गुना मुआवजा हम दे रहे हैं। और बाद में शहरी क्षेत्र में जो है वो 1:2 था, वो 1:2 कर रहे हैं, दुगना दे रहे हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र के भाव ज़्यादा है तो अच्छी किसानों को अच्छी कीमत मिल रही है। बाद में हमने और एक योजना तैयार की है कि जो बाईपास बनेंगे शहरों में, उसके बाजू में हम लोग ट्रांसपोर्ट हब
हेल्थ हब या एजुकेशन हब बनाएंगे जी। तो पूरे शहर के गोडाउन, प्री कूलिंग प्लांट, कोस्टर एक जगह होंगे, तो वो शहर में नहीं आएंगे ट्रक्स, गोडाउन भी वही होंगे, तो शहर का कंजेशन कम होगा। जी। तो ये भी योजना जो है, इसका हमने प्रयास किया है और कोशिश कर रहे हैं कि निश्चित अभी दिल्ली में जो बड़े रोड बना रहे हैं हम लोग, उसके बाजू में हम ट्रांसपोर्ट नगर बना रहे हैं ताकि दिल्ली में कोई ट्रांसपोर्ट का कंजेशन इस तरीके से ना है। सर, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि वक्त खत्म उससे पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से आप देश में ही नहीं बल्कि विदेश के साथ भी BBIN प्रोजेक्ट की बात की जाए, और इसके अलावा आप बाहर भी गए थे, वहाँ भी एक प्रोजेक्ट के बोल रहा था, तो देखिए आपस का जो रीजनल कनेक्टिविटी की जो बात है उस पर भी ज़्यादातर एक तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, उसको लेके किस प्रकार का आपको उम्मीद है कि आने वाले समय में कितना बड़ा फ़ायदा हमारे? देखिए, अभी हमने BBIN में बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल चारों देशों में रोड के बारे में बहुत अच्छे निर्णय किए, करार किए। अब बांग्लादेश में हमारी 22 जगह से बसें छुट्टी है, जाती है। अगरतला से कलकत्ता आने के लिए 16 घंटे लगते थे, अब अगरतला से ढाका बांग्लादेश में और ढाका से कलकत्ता 6 घंटे में आ सकते हैं। तो हमने इसमें बहुत सुधार किया है। भूटान के लिए भी, नेपाल के लिए भी बस सर्विस शुरू की है। आने वाले समय में रोड भी अच्छे बना रहे हैं, और उसके साथ हम लोग म्यांमार तक रोड बना रहे हैं और म्यांमार से बैंकॉक तक जाएंगे, और उसके लिए हम लोग ADB ने हमको पैसा दिया है। काफ़ी बड़े बड़े ब्रिजेस और रोड इसमें बन रहे हैं, तो इंटरनेशनल रोड नेटवर्क भी इस बहाने होगा। और जो पानी में ब्रह्मपुत्र है, उसके द्वारा भी हमने करार किया, गुड्स और पैसेंजर के लिए भी करने वाले हैं। उससे ब्रह्मपुत्रा से पानी से भी आप जा सकेंगे, और जलमार्ग की भी योजना हम विकसित करने के पीछे पड़े हैं, जिससे ट्रैफिक डिवाइड होगा, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, एक्सीडेंट्स कम होंगे और प्रदूषण मुक्त देश होगा। ये हमारी कोशिश होगी। सागरमाला की बात कहाँ तक पहुँचती नजर आ रही है, या कितनी गति से उसको और आगे आप बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं? सागरमाला में पोर्ट लेड डेवलपमेंट है, काफ़ी बड़े पैमाने पर काम शुरू है। 3 नए पोर्ट हम बना रहे हैं। अभी कैबिनेट में इसी मार्च के पहले तीनों पोर्ट का हम लोग मेजर पोर्ट का भूमि पूजन करने का कार्यक्रम रख रहे हैं। मेरा विश्वास है कि उसके द्वारा भी हम वाटर ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करेंगे। गंगा में भी बड़ा काम शुरू हो गया है। हम लोग वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज में मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं, 30 वाटर पोर्ट बना रहे हैं। गंगा में साल भर 3 मीटर का ड्राफ्ट रहेगा और गंगा शुद्ध होगी, और उसके साथ साथ हवाई जहाज उतरेंगे वहाँ से आप लोग जैसे रोड से जा रहे हैं वैसे गंगा में आप पानी पर जाओगे। अभी फराक का पावर प्रोजेक्ट की फ्लैश हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं पानी पर, तो आने वाले समय में एक नया गेम चेंजर होगा, और उससे प्रदूषण भी कम होगा, लोगों की राहत भी मिलेगी, और पानी में एक्सीडेंट होने का लगभग सवाल नहीं उठता। जी, आपके मंत्रालय को लेके एक टारगेट बड़ा लंबे समय से चल रहा है कि प्रतिदिन 20 किलोमीटर सड़क बनाने के लक्ष्य को लेके आपने अपने पिछले एक इंटरव्यू में उससे बहुत आगे जाके भी कहा कि आप चाहते हैं कि 100 किलोमीटर तक प्रतिदिन का वो वक्त आए कि हम उस तरीके से रफ्तार से कर पाएँ। लेकिन अभी वर्तमान में हम कहाँ खड़े हैं और किस तरीके से आगे बढ़े? देखो, नवंबर एंड तक हमारा 16 किलोमीटर था, और दिसंबर एंड तक वो 18 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, और मार्च तक 30 किलोमीटर करने का हमारा टारगेट है। मार्च में देखिए क्या होता है। 100 किलोमीटर का मैंने टारगेट डिक्लेयर नहीं किया। नहीं, डिक्लेयर नहीं, आपकी मैंने ये कहा है कि मेरे डिपार्टमेंट में मैंने अंदर में ये टारगेट रखकर हमारी कैपेसिटी को बिल्टअप करने आपकी की व्यक्तिगत इच्छा थी कि इस स्तर तक हम पहुँचे, पर ये मेरी कमिटमेंट नहीं है, डिक्लेरेशन नहीं है, पर शायद इसमें हम सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि जो काम हमने हाथ में लिया है वो पूरा हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसमें हमको सफलता मिलेगी। एक आखिरी सवाल कि रोड सेफ्टी जो एक बड़ी समस्या से अपने बातचीत की शुरुआत की थी, उसको के लिए समाज को जोड़ने के लिए आप, आपकी सरकार, मंत्रालय या राज्य सरकार के माध्यम से या जो भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज उनके माध्यम से बेहतर तरीके से समाज को इन्वॉल्व कर सकें, वो क्या बड़ी चीज़ है आप कहना चाहेंगे लोग? देखिए, हम लोग लगातार रेडियो से, हमारी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, हमारे अनेक कार्यक्रम स्पॉन्सर करके स्कूल में बच्चों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, और अभी जो हमने सुरक्षा सप्ताह बनाया, इसके लिए मैं देश के स्कूल के टीचर्स को, हेड मास्टर्स को, कॉलेज के प्रिंसिपल को, राज्य सरकार को और सभी को आह्वान करूंगा कि इसके बारे में जो अवेयरनेस है, इसके बारे में जो शिक्षण है, एजुकेशन है, बाय एंड लार्ज लोगों को देने के लिए और हमारी जान बचाने के लिए ये जो इसका महत्व है, ये सब लोगों तक पहुंचाने के लिए जो अभियान है, सप्ताह है, सुरक्षा सप्ताह, इसमें सब लोग शरीक हो, भाग ले और लोगों को जागरूक करें, और हम सब लोग मिलकर आने वाले समय में जो 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है, कम से कम आने वाले अगले साल में हम 50% कम करें, देश की नुकसान को बचाएं। 2% से ज़्यादा GDP का नुकसान होता है, 55 से 60 हज़ार करोड़ का नुकसान होता है, और लोगों की जान जाती है, और मुझे लगता है इतनी जान तो कई लड़ाई में भी नहीं जाती। तो मैं फिर से एक बार देश की जनता से, राज्य सरकारों से, हमारे सभी सरकारी एजेंसीज को, और विशेष रूप से स्कूल, कॉलेजेस, टीचर्स, हेड मास्टर्स, इनको बच्चों के लिए आह्वान करूंगा कि आप सब लोग मिलकर इस अभियान में आएँ, काम करें और लोगों को बताएं,
और आगे सब मिलकर हम ऐसी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हमारे देश के इन निरपराध लोगों की हम जान बचाएंगे और रोड ट्रैफिक को सुरक्षित बनाने की कोशिश करेंगे। हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जिस मिशन मोड में आपकी सरकार काम कर रही है, लोग भी उसके साथ में जुड़ें और बेहतर रिजल्ट्स आने वाले समय में देखने को मिले। बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ अपना वक्त साझा करने के लिए। तो गडकरी साहब, या कहा जाए पूरा मंत्रालय के जो मिशन है कि लोग सुरक्षित रहें और वो गलती का एक पल जो किसी के माध्यम से भी आ सकता है, कम से कम उससे बचने के लिए जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, तभी जाके शायद सरकार की जो योजना है वो ज़मीन पर उतर पाएगी। आज सीधा संवाद में बस इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पे खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।